हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का एक परिचय भारत के संदर्भ में। भारत का सामान्य परिचय। जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम भारत है और हम आज इसमें देखेंगे कि नामकरण इसका कैसे हुआ, इसका ग्लोब में स्थिति देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ पड़ोसी देशों के भी बारे में जानकारी समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाएगी। और फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, अगर जो भी वीडियोज़ आती हैं उनकी सारी PDF आपको वहीं पर दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग बहुत कुछ आज नया चीज़ भारत के संदर्भ में सीखने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भारत का जो परिचय है, हम इस आधार पर बना रहे हैं कि जैसे कि 8-9 क्लास के जो NCERT में जिस तरह से समझाया गया है, बताया गया है भारत के लिए, तो उसी तरह से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जिनको भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन्हें आज बहुत कुछ यहाँ से देखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के बारे में। जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम भारत है और वर्तमान भारत की अगर नक्शा की बात करें हम लोग, तो ये वर्तमान भारत की नक्शा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ये नीचे वाला जो भाग है ये भारत का नहीं है, ये श्रीलंका देश है, ठीक है। और उसके साथ ही हम लोग और भी पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत का नामकरण को हम लोग देखते हैं। जब प्राचीन काल का समय था तो भारतीय उपमहाद्वीप को, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता था। देखिए दोस्तों, समय समय पे भारत के नाम में बहुत सारा परिवर्तन होता गया और अभी वर्तमान में भारत को हम लोग भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं और इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जब ऋग वैदिक काल का समय आया, जब वैदिक काल प्रारंभ हो गया, जब 4 वैदिक काल आए, उस दौरान ऋग वैदिक काल में भारत जन के नामकरण के हिसाब से इसे भारत कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। भारत जन के नाम के हिसाब से इसे क्या कहा जाने लगा? भारत कहा जाने लगा। चलिए नोट कर, यहाँ पे देखिए वायु पुराण। अब पुराण जैसे कि पुराणों की संख्या 18 है, तो उसी तरह से वायु पुराण है। वायु पुराण के अनुसार राजा भरत, एक राजा थे जिनका नाम था भरत, उनके नाम पे ही भारत नाम पड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। एक नोट करके यहाँ पे बात लिखा गया है कि भारत शब्द का प्रथम प्रयोग, देखिए भारत नाम जो है उस भारत नाम का प्रथम प्रयोग पुराणों में ही किया गया था, ठीक है। भारत शब्द का प्रथम उल्लेख अगर कहीं पे मिलता है तो वो पुराणों में ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आर्य, देखिए आर्य वर्ड आप लोग बहुत बार सुने होंगे। आर्य का मतलब होता है वैसा मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ है। तो जब आर्यों का प्रवेश भारत में हुआ, आर्य जब भारत में आए, बहुत सारे रास्तों से इधर पश्चिमी भाग की तरफ से जब आर्यों का भारत में आगमन होने लगा, तो उस वक्त आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यव्रत भी कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा नाम आप लोगों को मिलते गया, जैसे भारतवर्ष, आर्यव्रत। देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड है भारतीय महाद्वीप या फिर भारतीय उपमहाद्वीप, तो देखिए इसमें ना बहुत सारे अभी जो वर्तमान में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सभी उस वक्त भारत में ही सम्मिलित थे। बाद में समय समय पे वैसी स्थितियां बनती गई कि सारे देश अलग अलग होते गए, ठीक है दोस्तों। तो उसको फिर हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप लोग सब वर्ड को समझते चलिए। हम यही समझ के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग एकदम बेसिक से सीख जाइए, ताकि अगर कुछ आप लोग एडवांस लेवल में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब जैसे कि इतिहास काल शुरू होता गया, प्राचीन काल के बाद मध्यकालीन आया, मध्यकालीन के बाद आधुनिक समय आया। तो जो मध्यकाल के समय में जब इतिहासकार यहाँ पे भारत में आए, उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने जो साहित्य था, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे, ठीक है। तो अपने साहित्य में उन्होंने भारत के लिए हिंद या हिंदुस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए हम लोगों का जो भारतीय संविधान है, जो कि संविधान क्या होता है, जब संविधान का चैप्टर आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझिएगा। देखिए संविधान होता है कि किसी भी देश को कैसे चलाना है, वो एक लिखित दस्तावेज होता है कि आप उसमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ कर्तव्य आपको बताए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ पद का सृजन किया जाता है। तो उसी जो संविधान है, तो हमारा संविधान का खासियत ये है कि हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे संविधान में भारत, हमारे देश के लिए भारत और इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया गया है।
ठीक है। इसके अलावा कोई और शब्द जैसे कि यहाँ पे हिंद या हिंदुस्तान लिखा गया है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भारत और इंडिया शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो हम लोग को उसको जानना है। तो इंडिया शब्द किस तरह से भारत के लिए पड़ा, तो देखिए यूनानी शब्द इंडोई, ठीक है, यूनानी शब्द इंडोई के ही नाम पर इंडिया नाम भारत का पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लिए हैं नामकरण को, अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति ग्लोब पे। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप को ही ग्लोब कहा गया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरी है, ठीक है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे और भी लाइनें इस तरह से गुजरी हुई हैं। ठीक है, ग्लोब एक अलग चैप्टर ही है, उसको आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे अभी आप लोगों को बस थोड़ा सा समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि भारत की स्थिति आप लोग ग्लोब में समझ सके। ठीक है, इस तरह से जो लाइन है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। किसी भी मैप में देखिए ये वाला भाग जो होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो हमेशा उत्तर दिशा होता है, ठीक है, नॉर्थ। नीचे का भाग हमेशा दक्षिण दिशा होता है, साउथ। ठीक है, इधर का भाग हमेशा पूर्व दिशा होता है, मतलब ईस्ट, और इधर का भाग हमेशा पश्चिम दिशा होगा, तो ये वेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए ये जो ग्लोब है इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो देखिए यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, अगर हम लाइन ऐसे मिला दें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। भारत यहाँ पे स्थित है। तो आप लोग ग्लोब में भारत को देख लिए। तो चलिए, जैसे कि अक्षांश और देशांतर रेखा है, तो ये पूछा जाता है कि भारत में भारत जो है वो कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में स्थित है, कितने देशांतर से लेकर कितने देशांतर के बीच में है। देखिए इसमें ना एक और चीज़ आप लोग समझ जाइए कि जैसे ये जो देशांतर रेखा है तो इसके इधर वाले को पूर्वी देशांतर कहेंगे, ठीक है, पूर्वी देशांतर, और इधर वाले को पश्चिमी देशांतर। जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, हम लोग अब चलिए समझते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि भारत कितने से कितने अक्षांश के बीच में स्थित है और कितने से कितने देशांतर के बीच में स्थित है। तो देखिए उसी को समझाने के लिए यहाँ पे हम पहले से आप लोगों को लिखे में बताने के लिए कि देखिए यहाँ ये उत्तर और ये दक्षिण है, भारत का सबसे उत्तरी और ये दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है, जो मुख्य भूमि है। वैसे ये अंडमान निकोबार है, तो ये भी भारत का ही भाग है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए यहाँ जो मान लीजिए कि ये अब 0 डिग्री लाइन हम यहाँ पे खींचते हैं, मान लीजिए कि ये वाला जो लाइन है ये भूमध्य रेखा वाला लाइन है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से हम लोग 1 2 3 ऐसे ऐसे करके नंबर से बढ़ते चलेंगे ऊपर। तो देखिए ये वाला जो रेखा आप लोगों को बीच में दिख रहा है ये 23.5 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसका एक नाम है कर्क रेखा। ठीक है, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। उसको अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरता है। तो देखिए यहाँ जो सबसे लाइन जो यहाँ पे शुरू होगा तो वो कितना डिग्री होगा, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब यहाँ जो सबसे उत्तरी इसका जो होगा अक्षांशीय विस्तार वो 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना इसको आप लोग, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब हम लोग देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पूरब साइड हो गया और ये हमारा पश्चिम साइड हो गया। अब जैसे कि ग्लोब में आप लोग जब ये वाला लाइन को देखें 0 डिग्री, तो देखें 0 डिग्री को मानक समय रेखा कहा गया है, तो हम इसके इधर के तरफ में हैं, भारत जो हमारा है वो इधर के साइड में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करते चलेंगे ना, 1 2 3 इस तरह से काउंट करते चलेंगे नंबर। तो उसी तरह से देखिए जब नंबर को हम लोग काउंट करते चलेंगे तो यहाँ पे जब भारत की जो ये वाला साइड है जो सबसे पश्चिमी साइड है, तो यहाँ पे इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। इसको 2-3 बार बोलिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये कहाँ तक जाएगा, जो ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि सबसे पूरब में जो राज्य स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे कितना तक जाएगा विस्तारित होके, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, आप लोग इसको अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को समझ गए होंगे। अब देखिए जो देशांतर रेखा होता है, जब आप लोग ग्लोब को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि ये क्या होता है, ये समय रेखा होता है। ठीक है, समय को बतलाता है।
जो भारत है वो ये 0 डिग्री जो मेन लाइन है, इससे भारत 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और देखिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है, यहाँ से और यहाँ तक का जो विस्तार है, इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर आ जाता है, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। और जब 1 डिग्री हम लोग बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है, समय में हो जाता है 4 मिनट का अंतर। तो 30 डिग्री अगर हम बढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा 2 घंटे का अंतर। आप लोगों को इसको कैसे निकालना है ये हम आप लोगों को बताएंगे आगे जब ग्लोब पढ़ाएंगे तब। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो समय का अंतर हो जाता है वो 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो हम लोगों को भी भारत के लिए एक मानक समय रेखा का ज़रूरत महसूस हुआ कि हम लोगों को भी एक मानक समय रेखा को लेकर चलना पड़ेगा जो पूरे भारत में लागू हो। तो उसके लिए क्या किया गया कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर औसत समय को, औसत रेखा को निकाल लिया गया और इसे मान लिया गया 82.5 डिग्री, ठीक है। ये जो 82.5 डिग्री है ये देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये भारत के मान के चले कि ये समय रेखा को दर्शाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है भारत का, ये भारत में कहाँ से गुजरती है। तो इस जिससे पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अभी प्रयागराज हो गया है वर्तमान में नाम, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उसमें नैनी या फिर आपको देखिए 3 नाम लिखा हुआ मिलेगा, नैनी या फिर मिर्ज़ापुर या फिर इलाहाबाद, ठीक है। तो इसमें से अगर क्वेश्चन इस तरह से अगर ऑप्शन में तीनों रहते हैं तो आप लोग मिर्ज़ापुर को सही करिएगा, और अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर नहीं है तब नैनी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से गुजरती है और ये साथ ही साथ भारत के 5 राज्यों से भी गुजरती है। तो उसको अभी हम लोग एक एक कर करके देखने वाले हैं, ठीक है। इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब उसी क्रम में एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अब देखिए इसमें एक और पॉइंट जो है वो छूट गया थोड़ा सा, उसको आप समझ जाइए। भारत का जैसे कि मान लीजिए अब हम तो है बार बार भारत का नक्शा नहीं बनाएंगे, तो आप लोग इस प्लस के साइन से समझ जाइए कि सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी ये कौन कौन से स्थान हैं। तो देखिए जो सबसे पूर्वी स्थान है वो है किबिथु, ठीक है। किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जाहिर सा बात है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही होगा किबिथु। यहाँ पे ऊपर में है इंदिरा कॉल, क्या है यहाँ पे इंदिरा कॉल। यहाँ पे है देखिए सरक्रिक, ठीक है, जिसे गहीर सोता भी कहते हैं, ठीक है, गहीर सोता। और ये किस राज्य में होगा, तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात राज्य, तो ये गुजरात राज्य में है। और सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है, जो मुख्य भूमिका है, वो कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में आता है, लेकिन इसे केप कैमोरिन भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कैप कैमोरिन। देखिए कैप क्या होता है, जो भी पतला सा पानी इस तरह से, देखिए जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, लेकिन वही जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ लेकिन बहुत ही छोटा सा एरिया होता है उसे हम लोग केप कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कन्याकुमारी में एक पतला सा पानी से घिरा हुआ 3 ओर से जगह है जिसे कैप कैमोरिन कहते हैं। तो ये सबसे दक्षिणी पॉइंट है, मुख्य भूमि का, जो भारत का मुख्य भूमि है। वैसे अगर बोला जाए कि भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट था तो वो इंदिरा पॉइंट था, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में स्थित था, क्या था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये क्या हुआ ना कि जब 2004 में सुनामी आया, 2004 में बहुत ही विशाल सुनामी आया था, उस टाइम पे ये इंदिरा पॉइंट जो है वो अभी वर्तमान में ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर चला गया है, तो अब ये वर्तमान में नहीं रहा। तो आप लोग उस समझते चलिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, आप लोग इसको लिखते चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी जो है वो सरक्रिक, जिसे गहीर सोता भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में है। और ये सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरिन भी कहते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों ने अक्षांश देशांतर विस्तार के साथ साथ आप लोगों ने सारे चारों दिशाओं में जो सबसे अंतिम पॉइंट थे उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि भारत का जो
उस डिस्टेंस कितना कितना है। चलिए ये देखिए, यहाँ जो सबसे उत्तर पॉइंट से लेकर अगर हम यहाँ तक को मिलाते हैं, सबसे उत्तर से दक्षिण के बीच में, तो ये कुल दूरी कितनी है? तो ये कुल दूरी है 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये कुल दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। उसी तरह से जो सबसे पूर्वी पॉइंट है किवीथू से लेकर सरक्रीक तक के बीच में जो कुल दूरी है वो कितना है? तो 2933 किलोमीटर। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर आप एनटीपीसी, रेलवे, ये सब किसी भी चीज़ का अगर एग्जाम, एसएससी जैसे एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भारत का परिचय से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद अच्छे से कर लीजिए। इनफैक्ट ये तो जो भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये दूरी आप लोग देख लिए यहाँ पे। चलिए, अब इसके साथ में ही कुछ भारत का हम लोग पूरे विश्व के संदर्भ में 2-3 पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं कि भारत जो है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, और ये भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे विश्व का अगर देखें हम लोग तो ये 2.42% है। ठीक है, पूरा पृथ्वी में अगर क्षेत्रफल अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत से पहले जो है वो 6 और बड़े देश होंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग यहीं पर निपटा देते हैं कि भारत से बड़े और कौन से 6 देश हैं। तो देखिए, जब आप लोग मानचित्र को देखेंगे, पूरे विश्व के मानचित्र को अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को उत्तर की तरफ एक बहुत ही विशाल देश दिखाई देगा, जो कि एशिया महादेश से लेकर यूरोप महादेश तक फैला हुआ। और ये देश कोई और देश नहीं बल्कि रूस है। ठीक है, तो रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उसके बाद है कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, कनाडा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो देश है वो है हमारा ही पड़ोसी देश चीन। उसके बाद चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और 5वां ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक विशाल देश है। ठीक है, अमेज़न के जंगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी ब्राज़ील देश में है। ठीक है, और छठा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, भारत से बड़े ये 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और ये भारत जो है वो हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। ये जेपीएससी के एग्ज़ाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जो है वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे स्थान पे आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लिया। देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल पूरे देश में इतना ही है, 2.42%। लेकिन अगर भारत की आबादी को हम लोग देखें तो भारत सिर्फ एक देश से पीछे है, वो है चाइना। चाइना की आबादी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर किसी देश का है तो वो भारत देश है। तो आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? दूसरे स्थान पर। किसमें? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब पॉइंट ना आप लोग लिखते चलिए हम, क्योंकि इस सबको मिटाते चलेंगे तभी हम आप लोगों को आगे कुछ और पॉइंट बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पूरे भारत का जो है वो पूरे विश्व के संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसे आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत को अब देखते हैं। भारत में फिर से आते हैं और भारत के जो पॉइंट छूट गए थे, जैसे कि कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं, फिर जो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है उस पर कौन कौन से राज्य हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए कर्क रेखा पे हम लोग शुरू करते हैं। कर्क रेखा पे 8 राज्य, कुल भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पे स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसे हम लोग कर्क रेखा बोल रहे हैं। और कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य स्थित हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए,
मैं आप लोगों को इधर से याद नहीं कराने वाली हूँ, मैं आप लोगों को उधर से याद कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग जिसमें हमेशा फंसते हैं। क्योंकि इसमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देता है ना, जैसे कि 4 राज्य का नाम आप लोगों को दे देगा और बोलेगा कि कर्क रेखा पे कौन सा राज्य स्थित नहीं है, तो उसको आप लोगों को छांटना है। तो आप सिंपल सा याद है कि जो है उसको याद कर लीजिए, और कोई ट्रिक व्रिक का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा अगर नक्शा को अगर बार बार आप लोग देखिएगा तो। चलिए हम उधर से शुरू करते हुए आते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 राज्य। जो कर्क रेखा में स्थित है, ठीक है। सबसे पहला जो राज्य है वो है मिजोरम, ठीक है। दूसरा राज्य है त्रिपुरा। तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। जो चौथा राज्य है वो है झारखंड। 5वां राज्य है झारखंड का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। 6ठा राज्य है एमपी। 7वां राज्य है, एमपी का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। 7वां राज्य हो गया राजस्थान। और 8वां राज्य हो गया गुजरात। देखिए ये 8 राज्य हैं। एक बार नाम इसको फिर से आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले कौन सा राज्य है, वो है मिजोरम, ठीक है। उसके बाद उसका बगल का राज्य ही हो गया कौन सा, त्रिपुरा। देखिए इधर आप लोग देखते हो तो ये मिजोरम राज्य है, उसके बगल में ही यहाँ पे त्रिपुरा राज्य है। और देखिए ये लाइन 20 से और निकल गया तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ का जो राज्य है वो कहाँ चला गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में भी जाएगा, लेकिन हम लोग भारत के संदर्भ में देख रहे हैं ना, तो भारत के राज्यों को यहाँ पे हम काउंट करेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के जस्ट पश्चिम में आपको मिल जाएगा झारखंड, और झारखंड के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में थोड़ा सा टच करता है राजस्थान को, और राजस्थान के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, गुजरात में। तो ये 8 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकतर ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा में स्थित है। तो वो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, जो इसी कर्क रेखा पे स्थित है, ठीक है। और ये जो NH-33 है, इससे ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। जो झारखंड के होंगे वो बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। तो इसको अगर आप लोग लिख लिए तो फिर हम इसे मिटा देते हैं। चलिए अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो मानक समय रेखा है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले ही तो मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया कि इलाहाबाद से गुजरता है, तो आप लोगों को बात बात में तो याद हो ही गया होगा। 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा उसमें कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहला ये 5 राज्यों से गुजरता है, इसको याद आप लोग कर लीजिए। कितने राज्य से गुजरता है, 5। एकदम दिमाग में ना मैप को आप लोग बैठा के रखिए, कभी गलती नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये गुजरता है मध्य प्रदेश से। तीसरा ये गुजरता है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद ये गुजरता है उड़ीसा से। और 5वां राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। देखिए ये 5 ऐसे राज्य हैं जिससे ये 82.5 डिग्री जो समय रेखा वो इसमें से गुजरता है। इसको मैप में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्थित हैं। चलिए ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए आगे कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग पड़ोसी देश को देख लेते हैं कि भारत जो है इसके अभी कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देश का नाम क्या क्या है। सबसे पहले तो देखें कि नाम हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने पड़ोसी देश यहाँ पे स्थित हैं। सबसे पहला जो पड़ोसी देश है वो यहाँ पे बना ही हुआ है, तो पहले हम लोग इसका नाम रखते हैं। ये जो पड़ोसी देश है ये है श्रीलंका, ठीक है। इधर का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान, जो भारत से ही अलग होकर एक देश बना है, ठीक है। उसी टाइम पे जब ये पाकिस्तान बना तो ये इधर था पश्चिमी पाकिस्तान और यहाँ पे था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये पहले पाकिस्तान का सबसे पहले ये जो देश था वो पूरे बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत आता था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। बाद में ये पाकिस्तान का भाग बना, फिर ये टूटकर एक अलग देश बन गया जो है बांग्लादेश। अभी पूर्वी पाकिस्तान को ही क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे एक देश है वो है बांग्लादेश, ठीक है।
चलिए 2 पड़ोसी देश यहाँ पे, 3 पड़ोसी देश हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब यहीं पे एक और पड़ोसी देश का साथ थोड़ा सा सीमा हम लोगों का लगता है, और वो देश है अफ़गानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अफ़गानिस्तान। और ये जो अभी वर्तमान में जो POK का जो एरिया है उसमें ये उसके साथ इसका यहाँ पे सीमा लगता है। चलिए अब यहाँ पे एक देश है वो है नेपाल, और यहाँ पे एक देश है वो है भूटान। ठीक है, नेपाल, भूटान। चलिए कौन कौन से देश हो गए? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और यहाँ पे एक देश है जो है चीन, जो पूरे दुनिया में अभी आफत मचा के रखे हुए हैं अपने कोरोना वायरस के लिए। चलिए, और इधर एक देश है जिसका यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं बचा, फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये देश है म्यांमार। ठीक है, जिसका पुराना नाम वर्मा भी था। तो चलिए आप लोगों ने जितना पड़ोसी देश था उसे देख लिया। एक और पड़ोसी देश हम लोगों का यहाँ पे है, वो है मालदीव। ये पूरे तरह से द्वीप वाला देश है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आज यहाँ पे पड़ोसी देश के नाम तक को हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें कुछ और भी एक पार्ट और इस वीडियो का आएगा, जिसमें आप लोगों को जो सीमा रेखा है उनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है इसे नाम दिया गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच का जो सीमा रेखा है उसका भी नाम दिया गया है। नेपाल और इस तरह से चाइना के साथ जो सीमा रेखा है उन सभी का अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जैसे कि चैनल वगैरह बच गए हैं बताने, जैसे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो वो थोड़ा सा जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर कुछ सुझाव है तो वो भी दीजिए। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग बहुत सारा चीज़ नए से सीखेंगे और आप लोगों का बेसिक जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।